साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी। लोग कहते हैं कि भक्ति हम क्यों करें, हम तो भक्ति करते आ रहे हैं, प्रभु ने दुख दे दिए, अब क्या होगा। भाई दुख से क्या आपका अभिप्राय है मुझे नहीं पता, पर आप संसारिक कष्टों को दुख मान रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। आज रावण ने प्रभु हनुमान को कैद किया, उनकी पूंछ में आग लगा दी तो वो घबराए नहीं। जिस पूंछ में आग लगाई उसी पूंछ की ताकत से उन्होंने लंका को तबाह कर दिया। संत तुलसीदास हुए, उनको भी मुगल बादशाह ने कैद करने की कोशिश करी पर वो घबराए नहीं। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि मुझे प्रभु राम, मुझे प्रभु हनुमान जो है बचाएंगे। और उन्होंने जाते समय भी अपने मित्रों से एक बात कही कि आपको लगता है कि मुझे कैदी बना लेंगे, पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो प्रभु ने सोच रखा है वो ये सोच भी नहीं सकते। उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है, होई सोई जो राम रची राखा, होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। कि जो कुछ तय किया है नियति ने, जो कुछ तय किया है प्रकृति ने, वैसा ही होगा। तुम तर्क वितर्क करके अपना समय क्यों खराब कर रहे हो। तो साथियों, जब भी मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो कुछ नई चीज़ जो है सीखने को मिलती है आप लोगों से। और आज जो बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपकी ही एक स्पेसिफिक कॉमन प्रॉब्लम है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट तो है पर समाधान कैसे करें। तो एक एक प्रॉब्लम को जो है हम लेके चलेंगे। और ये वीडियो जो है मैंने शूट किया है 6 एपिसोड्स के अंदर। तो आज का जो पहला एपिसोड है उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक कॉमन क्वेश्चन। कॉमन क्वेश्चन जो है इसके 3 हिस्से हैं, इसको आप लिख लीजिए। पहला इसका पार्ट है कि 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का कैसा रहेगा, ठीक है ना आपको। सेकेंड पार्ट है कि इंट्रीम ग्रांट करते समय क्या कोर्ट को जो है पैरामीटर देखने चाहिए और कोर्ट क्या क्या पैरामीटर जो है यूजुअली अवॉइड कर देता है। मेंटेनेंस जो है मिनिमम कैसे करें या कम्प्लीटली अवॉइड कैसे करें, और इसके लिए हम क्या लड़ाइयाँ लड़ें और किस तरह से स्ट्रेटेजिकली वर्कआउट करें। तो ये बड़ी स्पेसिफिक कॉमन प्रॉब्लम है आप सब लोगों की। साथ ही एक बात मैं कहता हूँ कि जब आप लोग शादियाँ करते हो तो आप सबके माइंड में क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज़ कि लड़की अच्छी आ जाए, हमारे माता पिता की सेवा करें और हम उसके साथ जो है सेक्स एंजॉय कर सकें। और ये हमारी अगर अरेंज मैरिज नहीं है, अगर उस लड़की से हमें लव है, तो उस सिनेरियो में जो लंबा पीरियड है कोर्टशिप का जब बीतता है, दिन भर बाबू सोना, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया, ये चलता रहता है। जो कुछ भी क्रियाकलाप आप उस अवधि में करते हो, क्या उस समय आप अपने माता पिता के साथ डिस्कस करते हो? कभी क्या वकील से पूछते हो, वकील साहब हम अपने बाबू सोना के साथ मज़े कर लें, चैटिंग कर लें, बाबू सोना को घुमाने ले जाएं? नहीं पूछते हो, क्योंकि वो ऐसा पीरियड है कि जहाँ आपका मन, मस्तिष्क, आपका हृदय उस महिला के प्रति समर्पित हो चुका है। आप हर कीमत पर उसको पाना चाहते हो, आप हर कीमत पर उसके साथ शारीरिक संबंध रखना चाहते हो। ये फैक्ट है और ये आपके लिए बेसिक प्रॉब्लम है। पर जब हमारा दिमाग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है तो हम एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है भूल जाते हैं, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। ये आपको मैं इसलिए कहता हूँ कि आप किसी भी अवस्था में, पर अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट हैं तो आप निश्चित तौर पर अपने ज्ञान के दम पर बच पाएंगे, स्थितियों का सामना कर पाएंगे। अगर आपने ये नहीं करा तो आप मारे जाएंगे। साथियों, जब भी आप कोई शुरुआत करें तो इस बात को विशेषतः गांठ बांध के रख लें कि आपका ज्ञान ही जो है सर्वोच्च स्थिति है। आपका ज्ञान ही जो है आपको बचा पाएगा मुसीबत से जो आने वाली है या वर्तमान में आपके साथ। साथियों, जब कोई लड़की हमारे जीवन में आती है, चाहे वो कैसे है, शी में बी अ गर्लफ्रेंड, शी में बी अ लिव इन पार्टनर, शी में बी अ वाइफ। तीनों ही स्थितियों में जब हमारा डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो वाइफ या वो लिव इन पार्टनर या गर्लफ्रेंड हम पर आरोप लगाएगी और एक बड़ा अमाउंट लेने का प्रयास करेगी और अल्टीमेटली हमको हैरेस कर देगी। और अगर हम पैसा नहीं देंगे तो हमारे पूरे परिवार को और हमें कई मुकदमा फंसाकर हमें और अधिक ब्लैकमेलिंग करने का जो है प्रयास किया जाएगा। पर वहाँ पर हम थोड़ा सा ज्ञानवान हुए और हमें चीज़ें मालूम है कि करनी कैसे है, तो हमारे लिए काफ़ी स्थितियाँ जो है आसान होने वाली है। साथियों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन नहीं है, एक बड़ी समस्या है। एक बात मैं आपको कह दूँ कि शादी के समय हम लोग मेंटली प्रिपेयर है ही नहीं। हमारा सिर्फ एक ही फोकस है कि हम इस महिला के साथ सेक्स कैसे करें। दिन भर दौर रहता है कि अपने दोस्तों से गॉसिप कर लें, दिन भर दौर रहता है कि ब्लू फिल्में देख लें, दिन भर दौर रहता है कि नई नई विधियाँ, मेथड, पैटर्न्स हम काम में लेंगे सेक्स करने के, ताकि शरीर को जो है आनंद मिलेगा। बट शरीर को तो आनंद मिल गया, बट जो आपके फाइनेंशियल स्थितियाँ हैं क्या आप उसको आनंद दे पाए?
कि आपका जो बैंक बैलेंस है उसको आप बचा पाए? कदापि नहीं, क्योंकि आपने 50% काम तो खुद का वैसे ही बिगाड़ लिया कि आप एक ऐसे लड़की घर में लिया है जो कम पढ़ी लिखी, या उसकी नियति जो है जॉब करने की नहीं है, और आप खुद उसको कह रहे हो कि जॉब मत कर। देखो समय खराब है, मैंने आपको हमेशा ही कहा, आजकल की लड़कियां किसी भी रूप में आपके पेरेंट्स की सेवा करने में इच्छुक नहीं है, तो उनसे अपेक्षा रखना छोड़ दो कि ये हमारे माता पिता की सेवा करेगी और सेवा करने के साथ साथ हमें भी शारीरिक सुख देगी। उनकी ऐसी इच्छा है ही नहीं। वो सिर्फ ये देखना चाहती है कि जो उनका पति है उसके पास कितना पैसा है, ताकि बटन दबा दबा के वो ATM मशीन की तरह आपका उपयोग करके पैसा निकाल सके, और जहाँ पैसा देना बंद करे वो जाके बैठ जाएगी पियर, और आप पे ठोक देगी केस दहेज प्रताड़ना का और मेंटेनेंस का। और उस समय अगर आप जागोगे तो यही स्थितियाँ होंगी जो आज इस कॉमन प्रॉब्लम में हम सबकी है कि मेंटेनेंस से कैसे बच सकते हैं, कम से कम बने, और कोर्ट क्या देखेगा, कोर्ट हमें क्या मुक्ति दे पाएगा। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आप बेरोजगार भी हो तब भी इस मेंटेनेंस स्कीम से रिलीव नहीं हो पाओगे। कई लोगों को गलतफहमी है कि सेक्शन 9 लगा तो बच जाएंगे, बल्कि इसको लगाने से उल्टा आप अपने कबर खोद लो, क्योंकि आप ये कहते हो कि मेरी पत्नी को मैं साथ रखना चाहता हूँ उसके एलिगेशंस के अगेंस्ट, तो उस सिनेरियो में कोर्ट कहेगी जब आप रखना चाहते हो तो रखोगे कैसे, मेंटेन तो करोगे इसको, तो मेंटेनेंस की जिम्मेदारियाँ जो हैं आपके ऊपर है। तो कुल मिला के अगर जिम्मेदारियाँ हमारे कंधों पे है तो हमें कुछ ऐसी पढ़ाई भी करनी होगी जो हमारे सब्जेक्ट्स अलग है, जो हमें राहत भी जो है प्रदान कर सके। साथियों, एक छोटा सा एग्जांपल से हम चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को इजी करने का जो है प्रयास करेंगे, ताकि ये जो 3 बेसिक क्वेश्चन है उसका आंसर हमें इजीली मिल जाएगा। जब भी आप शादी करने जा रहे हो, ये बात है अपने नए युवाओं के लिए, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपने भाई को गाइड कीजिए कि किस तरह उसको वर्कआउट करना है। तो उस सिनेरियो में आप सबसे पहले लड़की का बैकग्राउंड चेक करें। बैकग्राउंड से मतलब ये नहीं कि परिवार कैसा है, क्योंकि छोटे परिवार की लड़कियां ज़्यादा उद्यम कर रही हैं आजकल, ज़्यादा जो है वो दुखदाई बन रही है। पहले ट्रेंड क्या था कि लड़की जो है गरीब घर के लिए हो, सेवा करेगी। सबसे ज़्यादा दुखदाई वही लड़कियां हैं जो गरीब घरों की हैं। बिल्कुल इन्होंने नाक में दम कर दिया है पुरुषों में। आए दिन झगड़े, गाली गलौज, अलग हो जाओ, प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा लाओ, मेरा क्या होगा, अगर हिस्सा नहीं मिला तो मैं तुम्हें छोड़ के जा दूँगा। तो एक बात का विशेष जो है ध्यान रखना आप कि अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो भूल के भी शादी नहीं करनी है। अगर कर रहे हो तो उसके हाथ में आप हथियार दे दो। वो तो कोर्ट में डिफेंड नहीं करेगी अपने आप को, कहते हैं भाई यही पोर्ट्रे करेगी मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कौन नौकरी देगा, मुझे असहाय हूँ। तो आपकी वाइफ कैसी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी। बट पढ़ी लिखी का मतलब ये नहीं कि BA पास लड़की लिया है। पढ़ी लिखी का मतलब ये कि शी मस्ट बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड, उसके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। इसको लिख लो, गांठ बांध लो इस बात पर। दूसरी बात ये है कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, मीन्स वो जॉब में होनी चाहिए। अगर वो जॉब में नहीं है तो आपकी वो ऐसी की तैसी कर देगी बाद में आगे कि मैंने जॉब कभी करी नहीं, मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं, मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं। क्लियर है बात ये? तो आपको लड़की का जॉब प्रोफाइल भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में पहले ही उनका अवगत करें मेल के ऊपर। आप जो भी उनको मेल भेज रहे हैं उसमें आपकी वर्तमान आय क्या है वो स्पष्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी आय 60,000 तो आप आय लिखिए 25,000 रुपये। जितनी औकात है उससे कम जो है आपको बतानी पड़ेगी अपनी आय। अगर आपने 60,000 रुपये कोट कर दी तो आप किसी भी रूप में अपने गेम को मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं बढ़ जाएंगी। अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है स्पेसिफिक लिखो, और जो प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है उसको डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए चलो कि मेरे पास ये है और वो सब सोच समझ के आपके साथ में आ रही है, तो इसका मतलब आप अपना स्टैंड पे अडिग हो। फ्रॉम द इंसेप्शन यू आर वेरी मच क्लियर, क्योंकि वही तो जब एफिडेविट आप बाद में दोगे रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा, उसका बेसिस तो बनेगा कि जब शादी हुई थी तो मैंने अपना सारा डिस्क्लोजर्स को दे दिया कि मेरी बैंक में इतने खाते हैं, मेरी एफडीज इतनी है, मेरी ये इनकम है और मेरा ये प्रॉपर्टीज़ है। तो एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफिक। अगर आप स्पेसिफिक नहीं करोगे तो वहाँ पर दुख आपको भोगना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखने का कि औरत किसी भी रूप में जो है विश्वास के काबिल नहीं होती है। अगर आप सारे भेद जो है औरत को बता दोगे तो वहाँ पर आपको दुख भी भोगना पड़ेगा। आपको वहीं तो मैनेजमेंट करना है कि कैसे शो करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी अर्निंग 60,000 है तो मैंने आपको बताया कि आपको 25,000 शो करना है। आपके नाम कोई प्रॉपर्टी आप रखोगे मत, जो भी कार है या मकान है वो सब रखो माँ के और पिताजी के और भाई के नाम कि भाई मैं तो फक्कर हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई असेस नहीं है, जो कुछ है ये है, शादी करनी है करो, नहीं करनी है भाड़ में जाओ। और मेरी हॉबीज़ क्या है? हनुमान चालीसा पढ़ना। मेरी हॉबीज़ क्या है? हनुमान अष्टक पढ़ना। मेरी हॉबीज़ क्या है? संकट मोचन की सारी जो है स्तुतियाँ पढ़ना,
उनकी वासना करना और उस बारे में जो है चर्चा करना। और लड़की से भी अपेक्षा करो कि लड़की भी जो है इनका वाचन करे, इनका जो है आपके साथ कहते हैं ना कि तरीके से गोस्ट करे, इस बारे में चर्चाएँ करे। अगर वो इच्छुक ही नहीं है इन सब चीज़ों को देख के, वो कहते हैं मेरा पति गरीब है भाई, मैं क्या शादी करूँ उससे, तो वहीं पर मुक्ति मिल जाएगी आपको। क्योंकि बड़ी मुसीबत लाने से अच्छा है कि शुरुआत में चीज़ें क्लियर कर लो। अगर क्लियर नहीं करोगे तो वहाँ पर दुख आपको भोगना पड़ेगा। और अगर शादी हो गई और वर्तमान टाइम में है तो इस मुसीबत से कैसे निपटे। अगर वाइफ कम पढ़ी लिखी है या वो जॉब नहीं कर रही है, खुद को बेरोजगार बता रही है, इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के जरिए कि यूजुअली लड़कियों को वहम ये है कि जो कोर्ट से मांगेगी खर्चा वो कोर्ट से मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो पति की आय, शुद्ध आय, मतलब उसका प्रॉफिट जो आ रहा है, जो कोर्ट जो है कैलकुलेट करेगा आपके बताए अनुसार, उस सिनेरियो में उसका 25% मैक्सिमम जो है वाइफ क्लेम कर सकती है, उससे ऊपर क्लेम नहीं कर सकती। इस बात को जो है दिमाग में सेटल कर लेना। उदाहरण के लिए अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका टर्नओवर जो है 1 करोड़ से ऊपर है, तो वहाँ पर एज़ पर इनकम टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशन आपका जो प्रॉफिट है वो 6 लाख रुपये या 8 लाख रुपये। तो उस 6 लाख रुपये या उस 8 लाख रुपये पर ही आपकी लाइबिलिटी आएगी, बट वो लाइबिलिटी भी प्रोपोर्शनेट है। क्योंकि अगर हम उस सीन में देखते हैं, अगर जहाँ 6 लाख रुपये इनकम है, मोटा मोटा मान लिया, या 8 लाख रुपये इनकम है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में आप निकाल लीजिए उसका 25% मीन्स 1 करोड़। ये करीबन आता है 2 लाख रुपये। तो मीन्स 2 लाख रुपये की मैक्सिमम हद तक ही वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर पाएगी, उससे बियॉन्ड जाके मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पाएगी। तो उस सिनेरियो में अगर क्लेम को देखें तो साथियों, मोटा मोटा जो 15,000 रुपये है ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर वो क्लेम नहीं कर सकती है। अब मेंटेनेंस आपको उसके नीचे ही रखना है इसका। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है कि उसकी रीजनेबल डिमांड्स क्या है, उस पर जोर देना होगा। रीजनेबल डिमांड मीन्स रोटी, कपड़ा और मकान। आप उसके माता पिता को, उसके घर वालों को और उसकी अय्याशियों को सस्टेन करने के लिए बाउंड नहीं हो, ना ही खर्चे देने के लिए बाउंड हो। उसका स्टैंड क्या रहता है कि जैसा मेरा पति जीवन यापन ले रहा है वैसा मैं जीवन जीऊँगी, उसके लिए आप बाउंड नहीं हो। आपको एक रीजनेबल अमाउंट कोर्ट को बताना पड़ेगा। वो रीजनेबल अमाउंट आएगा एक एक्चुअल अकाउंटेबल मेंटेनेंस की स्थिति से। अगर हम उसको करने में कामयाब हैं तो हम जीत गए। साथियों, लास्ट टाइम आपको मैंने एक एग्जांपल समझाया था कि एक लड़की ने क्लेम मांगा मेंटेनेंस का, या लड़की की बहुत अच्छी इनकम है, तो वहाँ पर जो टोटल क्लेम और मेंटेनेंस जो है कोर्ट ने बांधा वो था मात्र 7,000 रुपये, और वो भी लड़के ने पे नहीं करा। उसने लोड जो है शिफ्ट कर दिया पूरा का पूरा बैंक के ऊपर। उसने क्या करा कि जो 7,500 रुपये का अमाउंट था उसको 200 बांट दिया, 3.5 और 3.5, और बैंक में करा दिया अपने 5.5 लाख रुपए की। और कहीं ऐसी अच्छी बैंक है जो अच्छा ब्याज दे देती है, तो उसकी जो ब्याज आई उससे लड़की का क्लेम जो है सेटिस्फाई कर दिया। और जो बचा रिमेनिंग अमाउंट था उसको टुकड़ों पे करता रहा, पेटीएम और फ़ोन पे से, कभी 50 रुपये, कभी 100 रुपये, कभी 150 रुपये। लड़की की हालत ख़राब हो गई। लड़की कोर्ट में गई कि साहब इसको जेल भेजो, ये ऐसे पे कर रहा है। तो कोर्ट ने कहा भाई जो कुछ भी है वो गलत नहीं है, क्योंकि अगर आपको अमाउंट मिल रहा है और नियमित टाइम पर मिल रहा है तो लड़का फॉल्ट पे नहीं है। तो लड़की की मंशा क्या थी कि लड़के को जेल भेजो, क्योंकि लड़का बैंक से पे कर रहा है, अपने दूसरे स्रोतों से पे कर रहा है, मुझे टुकड़ों में पे कर रहा है। तो कोर्ट ने कहा भाई ये क्राइटेरिया नहीं है। अगर पेमेंट नहीं मिला तो ये लायबल, तो वही बनेगा कॉज ऑफ एक्शन। अगर पेमेंट दे रहा है, उसका अमाउंट कुछ भी हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कानून में बहुत खामियां हैं, उसका फ़ायदा उठाओ और लिटरेट बनो। तो यहाँ पर जो 3 बेसिक क्वेश्चन हैं, अब उसको अपन ले लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि समझने में जो है अपने को ईजी रहेगा। पार्ट नंबर 1 कि मेंटेनेंस क्लेम को कैसे अवॉइड किया जाए। तो मैंने आपको वापस से नेक्स्ट में बता रहा हूँ कि लड़की पढ़ी लिखी लिया ना, जॉब करती भी लिया हो, वो जॉब करती भी होनी चाहिए। उसका पैन कार्ड में लगातार ये दिखाई देना चाहिए कि वो जॉब कर रही है। अगर वो जॉब नहीं कर रही है या आप अनपढ़ लिया है या जॉब छुड़वा दी, तो वहाँ पर उसको इंटरिम आपको देना पड़ेगा। ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि अभी जो रिसेंट लॉ आ गए हैं उसमें ये साफ साफ है कि लड़की का कम पढ़ी लिखी है या लड़की जो है कमा नहीं रही है, तो उस सिनेरियो में हस्बैंड जो है ड्यूटी बॉन्डेड टू पे द मेंटेनेंस इवन दो शी इज चार्ज विद अ सिंगल एलिगेशन ऑफ ड्यूटी, even though she is residing separately, even though you are having a degree of section of Hindu marriage act। तो इस बात का जो है विशेष आप जो है ध्यान रखो कि लड़की पढ़ी लिखी लाओ, जॉब करती भी होनी चाहिए और जॉब करेगी वो, ये प्राइम कंडीशन लगा दो। और कोई भी पैसा लड़की से अपने खाते में मत डलवाना ना भाई, कृपा करके। और ये चला गए, ये डाल देंगे खाते में पैसे आपके, फिर बना देंगे स्टोरी कि देखो जी हमको लूट लिया। तो जो भी आप दे रहे हो तो आपके एंट्री होनी चाहिए आपके खाते में, उसके खाते में, पर रिवर्स एंट्री मत करना भाई, कृपा करके। तो अगर लड़की पढ़ी लिखी है, वो अर्न कर रही है, तो वहाँ पर हम एक अच्छा हिट कर सकते हैं मेंटेनेंस लाइबिलिटी के ऊपर, उसको अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर हम बात करने की स्थिति में होंगे रिगार्डिंग द अकाउंटेबल मेंटेनेंस कि कितना अकाउंटिंग वो कर पा रही है अपने मेंटेनेंस को लेकर। भाई रोटी कपड़ा और मकान है, तो वो कितनी रोटियाँ खाती है दिन भर में, बताना पड़ेगा। वो क्या खाना जो है पसंद करती है, वेज नॉन वेज, क्या कपड़े पहनती है, ये बताना पड़ेगा। और उसको लग्जरियस क्यों चाहिए खुद को मेंटेन करने के लिए। भाई एक रीजनेबल अमाउंट में तो खर्च कर सकते हैं,
तो लग्जरीज क्यों चाहिए, ये सारे कारण जो उसको बताने पड़ेंगे। अगर वो नहीं बता पा रही है तो इट मीन्स शी इज गोइंग टू मेक द क्लेम ऑन एक्सॉर्बिनेट बेसिस। तो वहाँ पर रजनीश बनाम नेहा का लॉ स्पेसिफिक है कि अगर वाइफ की नीड्स हैं तो वो रीजनेबल होनी चाहिए और रीजनेबल नीड्स को ही फुलफिल करना है हस्बैंड को, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि मेंटेनेंस जो है मिनिमाइज कैसे करें, उसका फॉर्मूला भी यही है कि अगर इनकम डिस्पेरेंसी का इशू है और वो भी इनकम अर्न कर रही है या वो इनकम अर्न नहीं कर रही है बट उसकी रीजनेबल नीड्स को आप सामने लिया है, उसके लिए आपको ऑर्डर 11 रूल 12 सीपीसी में लगातार वर्कआउट करना है, 151 सीपीसी वर्कआउट करना है, ये शो करना है कि निश्चित खर्चा क्या हो सकता है अगेंस्ट जो खर्चा मांगा गया है, जिसको हम कहेंगे काल्पनिक खर्चा। तो काल्पनिक खर्चा बनाम रियल खर्चा जो है आपको अंतर करना पड़ेगा, उसी से आप बच पाओगे। जैसे जो केस डिस्कस किया, वो वाइफ ने जो है 30,000 मांग लिए, बट जब जिरे हुई सारे फैक्टर्स की लाइट में तो ये मालूम पड़ा कि रियल खर्चा उसका 6,000 है। तो क्लेम को बढ़ाया और उसको इतना अधिक बताकर पेश किया गया था कि अधिक से अधिक मेंटेनेंस जो है बन सके और कुछ लोग जो है इसकी लाइट में दलाली कर सके। तो जब जिरे हुई तब स्टैटिक आंसर निकलते गए, क्योंकि लड़की के पास उसमें ऑप्शन नहीं रहता है जब जिरे इनकम टैक्स की लाइट में होती है। जब जिरे उसमें उससे पूछा था कि भाई एक्सपेंडिचर कैसे होंगे, वो क्या अभी कर रही है और कैसे कर रही है और उसके बिल्स कहाँ पर है, बिल्स मैंडेटरी हैं, अगर खर्चा अकाउंटेबल है, बात कोर्ट तक पहुँच गई है तो फिर बात मौकी नहीं चलेगी, हर चीज़ राइटिंग में चाहिए। तो वहाँ पर ऑर्डर 11 रूल 12 सीपीसी का भरपूर उपयोग करें। इसके अलावा गाइडलाइंस दिल्ली हाईकोर्ट की, इसका भरपूर आप जो है उपयोग करें। और जो लास्ट पार्ट है इसका 125,000 रुपये से मेंटेनेंस का क्या रहेगा, तो अगर आपने वो फॉर्मूलाज अडॉप्ट कर लिए कि शादी से पहले अगर आप उसको फाइनेंशियली जो है लिटरेट करके लेके आ रहे हो, कि शादी से पहले आप सारा उसका वर्कआउट करते हुए आ रहे हो कि भाई वो क्या कमाती है, उसका क्या एजुकेशन है और वर्तमान में जो है अर्न कर रही है और अर्न करती रहेगी, मतलब कुल मिला के जॉब नहीं शुरू नहीं, जॉब पर उसको लगाए रखो, कुछ ना कुछ इनकम खातों में आनी चाहिए बाय द वे ऑफ सैलरी, तो उससे काफ़ी ईजी रहता है। और इस तरह से जो क्लेम्स हैं या तो उनको अवॉइड कर सकते हैं या उन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो रीजनेबल नीड्स है उस पर काम करना है, उससे मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो खर्चा बता रही है उसका एक्चुअल बिल कहाँ है, उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है, वो भी मंगवा लीजिए, उससे भी काफ़ी आसानी रहेगी इस क्लेम्स को अवॉइड करने में या रिड्यूस करने में। तो कुल मिला के प्रैक्टिकल वे है, अपना के देखना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और जितना वर्क करोगे, जितना मेहनत करोगे इन चीज़ों के ऊपर, उतना बाद में जो है आपको सुख भोगोगे, और अदरवाइज खर्चा करते रहोगे, दुख जो है भोगते रहोगे। तो जैसा उस लड़के ने एग्जाम्पल क्रिएट करा, ऐसा आप जो है कर सकते हो। तो अब हम एक नर्सरी में चीज़ बना लेते हैं भाई। तो आप कोशिश करो कि जो पैसा आपके पास आता है या जो खर्चा करने का दिखा रहे हो सरकार को भी और कोर्ट को भी, उस पैसे को विड्रॉ करके अपनी मदर या फादर के नाम जो है एफडी करा दो और उनकी इनकम उससे शो कर दो। क्योंकि अगर मदर और फादर कमा रहे तो उन पर कोई क्लेम नहीं आने वाला, क्योंकि उनकी वो सेल्फ रिक्वायर्ड इनकम है और वो इनकम आप बाय द वे ऑफ कमीशन जो है शो कर सकते हो, या कैसे भी आ रही है उनको इनकम वो आप शो कर सकते हो। सरकार को मतलब सिर्फ टैक्स है, इनकम का अदर सोर्स क्या है उनसे उनको कोई मतलब नहीं, पर वो होना चाहिए बिल्कुल स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक सोर्स अगर बता रहे हो, उसको मेंटेन कर रहे हो, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जब पैसा अच्छा इकट्ठा हो जावे तो उसकी आप एफडी कराते चलो कि भविष्य में संकट आ गया तो वहाँ पर ये जो है काफ़ी आपके काम आने वाली है। और इसके अलावा जब भी शादियाँ हो रही है तो वहाँ पर खर्चा कम से कम करना है अपने को, क्योंकि जो लोग शादी में आ जाएंगे डोने चाट जाएंगे, पर जब मुसीबत आएगी तो ये पलट के नहीं आएंगे, वहाँ मुसीबत आपको ही फेस करनी है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर फ्यूचर, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर प्रेजेंट, और फाइनेंशियली लिटरेट रहो तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत आ भी गई तो सामना करते हुए जो है निकल जाओगे, जैसा वो लड़का जो है निकल गया। सारा का सारा लोड जो है बैंक ने अपने कंधों पर ले लिया और लड़की के ले रहा है फुल मजे, और 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये ट्रांसफर करके लड़की का जो है चूरन पीस रखा है। तो कुल मिला के हम लोग मेंस राइट योद्धा हैं। हमें अगर लड़ना है तो लड़ने की टेक्निक भी हमें आनी चाहिए और लड़ने का प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। ये नहीं कि छोटे के सुना और चल दिए कि किसी काम का हमका टॉपिक ही नहीं है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली गाइड किया है कि करना क्या है, प्रैक्टिकली वर्कआउट समझाया कि आपको किस तरह से इनका निमू निचोड़ना है। तो साथियों, नो नीड टू वरी, जस्ट फाइट फॉर योर राइट्स एंड डेफिनेटली वी विल विन, डेफिनेटली मेंस राइट विल विन। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।